नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य पे होने वाली है। तो चलिए पहले उसकी विशेषताएं और प्रवृत्तियां देख लेते हैं। ये जो जैन साहित्य लिखा गया वो केवल धर्म प्रचार का साधन है। जैन साहित्य जो है जैन धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया। इसमें शांत रस की प्रधानता है। शांत रस इसमें अधिकतर काव्य में शांत रस आता है। इसमें लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। धर्म प्रचार के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए इसमें जन भाषा या लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है जैन साहित्य उसमें चरित काव्य या आख्यानक काव्य जो रचित हैं उसमें दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग किया गया है। जैन काव्य जो है उसमें प्रबंधात्मक काव्य और गेय काव्य का जो रूप है वो प्रयोग में लिया गया है, जिसमें रासो और फागु काव्य मुख्य रूप से आते हैं। यह साहित्य जैन साधकों की जो प्रेरक जीवन कथाएं हैं या लोक प्रचलित जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं को आधार बना करके जैन धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया है। इसमें ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार और प्रसार किया गया है। ब्रह्मचर्य इंद्रिय संयम को, और अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह संग्रह न करना, धन संग्रह न करना, इसका प्रचार प्रसार किया गया है। जो जैन तीर्थंकर और महापुरुषों का जीवन चरित्र है उसमें कथानक के रूप में इसको लिखा गया है। लोक प्रचलित प्रसिद्ध नैतिकतावादी आख्यानों का प्रयोग किया गया है। जो लोगों में प्रचलित जो कथानक रहे हैं, आख्यान रहे हैं, उनका प्रयोग किया गया है इसमें। तो आगे जो जैन साहित्य के प्रमुख कवि रहे हैं इनको हम लोग अपभ्रंश भाषा में भी पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश साहित्य में उसमें जो है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र, मुनिराम सिंह, देवसेन, शालिभद्र सूरी आदि प्रसिद्ध कवि रहे हैं इसमें। तो जो स्वयंभू हैं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। पौंचरिव, रिट्ठडेमीचरिव और स्वयंभू छंद, ये तीन रचनाएं इनकी फेमस है, जिसमें से पौंचरिव जो है वो एक राम कथा है। पुष्पदंत की रचनाएं जो है महापुरुष गुणालंकार, लय कुमार चरिव या नाग कुमार चरिव है, और तीसरी रचना उनकी जसहर चरिव है। इसमें जो महापुरुष गुणालंकार है उसमें 63 महापुरुषों की जीवन कथाएं लिखी गई हैं। अगले कवि हैं धनपाल। धनपाल जो हैं वो भविष्ययत्त कहा लिखा है इन्होंने। ये रचना इनकी पूछी जाती है एग्जाम्स में। हेमचंद्र का हेमचंद्र सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इन्होंने लिखा। जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास 1114 में लिखा गया। ये जो रचना है इसे अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ या प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है उपदेश रसायन रास। ये जिनदत्त सूरी की रचना है। अगली जो रचना है वो मुनिराम सिंह की पाहुड़ दोहा है। ये रचनाएं जो हैं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत पूछी जाती हैं, जैन साहित्य के अंतर्गत भी पूछी जाती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की एक रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये 1184 में रचित है। इसमें 205 छंद हैं। इसका संपादन पूछा जाता है किसने किया है, तो मुनिजिन विजय ने इनका संपादन किया है। मुनिजिन विजय, दशरथ ओझा और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। तो ये नाम भी पूछे जाते हैं किसने किसने इसे भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का प्रथम काव्य माना है। तो मुनिजन विजय, दशरथ ओझा और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे आदि काव्य माना है हिंदी जैन रास परंपरा का। तो जो गणपति चंद्र गुप्त हैं ये भी पूछे जाते हैं कि शालिभद्र सूरी को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी की जो एक रचना है बुद्धिरास, इसका संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया है। ये संग्रह इनका पूछा जाता है किसने किया है, तो उनके शिष्य हैं शिवी, इन्होंने किया है। पंच पांडव रचित रास एक रचना है ये जैन साहित्य की, जिसके रचनाकार शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। ये शालिभद्र सूरी और ये शालिभद्र सूरी जो द्वितीय हैं वो अलग अलग हैं। ने इसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। पंच पांडव रचित रास को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। रास साहित्य परंपरा का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है जो संस्कृत में है। ये रिपुदारण रास जो है वो संस्कृत में लिखा गया है और इसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है रास साहित्य परंपरा का। अगले कवि हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित जो संदेश रासक है इसे पहला धर्मेतर रास ग्रंथ
माना जाता है। धर्म से अलग जो रास ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें संदेश रासक का पहला स्थान है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। ये भी पूछा जाता है कि किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। ये देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। देवसेन अगले कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं पूछी जाती हैं, पहली रचना है श्रावकाचार। ये 933 ईस्वी में लिखी गई और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 250 दोहों में श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। अगली रचना इनकी है नय चक्र। नय चक्र जो है इनकी लघु नय चक्र के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये भी पूछा जाता है नय चक्र का अन्य नाम क्या है, तो इसे लघु नय चक्र भी कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ हैं दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार, शावय धम्म दोहा, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और बृहद नय चक्र, बृहद नय चक्र जो है इसका जो संग्रह है या रचना है इसे माइल धवल जो देवसेन के शिष्य हैं इन्होंने किया। यह रचना देवसेन के नाम से भी प्रसिद्ध है। अक्सर देवसेन नाम ही इसकी रचनाकार का दिया जाता है। इसका वास्तविक नाम दव सहाव पयास है, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश। दव सहाव पयास के नाम से भी इस रचना को जाना जाता है। यह पहले दोहा बंध में था, लेकिन बाद में इसे प्राकृत में गाथा बंध में कर दिया गया। गाथा जो है वो प्राकृत का एक छंद है। यह ग्रंथ पहले पुरानी हिंदी अभ्रंश भाषा में लिखा गया था, अब यह प्राकृत भाषा में इसकी प्रति उपलब्ध होती है। आशुग अगले कवि हैं। इन्होंने 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास लिखा। और ये जो चंदन बाला रास है ये करुण रस प्रधान रचना है रास काव्य परंपरा की। जीव दया रास इनकी एक अन्य रचना है। जीव दया रास और चंदन बाला रास ये दो रचनाएं आशुक की हैं। जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूली भद्र रास। इसका समय ज़्यादातर इनका पूछा नहीं जाता है, ज़्यादातर इनकी रचनाएं और इनके रचनाकार का नाम पूछा जाता है। विजय सेन सूरी इनकी रचना है रेवंत गिरिरास। और मुनि सुमतिगढ़ी इनकी रचना है नियमिनाथ रास, जो 1213 ईस्वी में 58 छंदों में लिखी गई है। अगले कवि हैं जो विनय चंद्र सूरी। इनकी है नियमिनाथ चौपई, मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उब एश माला कहाड़य छप्पय, ये इनकी रचनाएं हैं, जिसमें उब एश माला कहाड़य छप्पय, पार्श्वनाथ चरित, नेमिनाथ चौपई, ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। प्रज्ञा तिलक जो हैं उनकी रचना है कच्छुली रास। देलहड़ की रचना है गय सुकुमार रास, जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई। कनकामर जो मुनि हैं उनकी करकंड चरिये एक बार ये एग्जाम में पूछी गई है। सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, ये रचना कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो याद रखिएगा सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। जो रासो साहित्य है वो जैन साहित्य परंपरा के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी व्युत्पत्ति माना है। गारसा दत्तासी का जो किसे मानते हैं तो वो राजसूय से मानते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गारसा दत्तासी जो है वो रासो का व्युत्पत्ति किससे मानते हैं, तो राजसूय से मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो रास से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक उपरूपक से मानते हैं। दशरथ शर्मा माता गुप्त जो है माता प्रसाद गुप्त वो रासक से मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रासक से मानते हैं। तो जो दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और नरोत्तम स्वामी हैं इन्होंने रासक से इसकी व्युत्पत्ति मानी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से ही मानी है लेकिन उपरूपक से मानी है इसकी व्युत्पत्ति। तो ज़्यादातर ये गारसा दत्तासी का कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये याद रखिएगा राजसूय से इसकी व्युत्पत्ति मानी गई है। आचार्य शुक्ल का कई बार पूछा है एग्जाम में, तो आचार्य शुक्ल ने रसायन रास या रासों से इसकी व्युत्पत्ति माना है, तो कई बार एग्जाम्स में ये ऑप्शन में रहा है रसायन, तो रसायन से आचार्य शुक्ल ने माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, रास, रासा, रासु और रासो ये क्रम बताया है रासों का।
चंद बरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का। हिंदी का जो प्रथम कवि किसे माना है, महाकवि किसे माना है आचार्य शुक्ल ने, तो चंद बरदाई को माना है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने माना है। हिंदी का वास्तविक जो प्रथम महाकवि है चंद बरदाई को कहा जा सकता है। ये कथन है मिश्र बंधु का। तो ये याद रखिएगा, वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है, ऐसा अगर कथन आता है तो मिश्र बंधु का है। पृथ्वीराज रासो यह जो है एक प्रबंध काव्य है। इसकी रचना चंद बरदाई ने की। इसमें 69 समय है। इसमें समयों की संख्या पूछता है तो 69 समय इसमें है। इसकी भाषा डिंगल है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है ये भी पूछा जाता है, तो उसमें 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें कवित्त, तोमर, दूहा, त्रोटक, आर्या, छप्पय, गाहा आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद बरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना गया है, तो वो छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवादिक के रूप में रचित माना है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को किस रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, किस संवाद के रूप में रचित माना है, तो सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। कैमास वध जो है वो पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। इसका सबसे जो बड़ा सर्ग है वो कन्नवज्ज युद्ध है। इसका सबसे बड़ा सर्ग पृथ्वीराज रासो का। जो पृथ्वीराज रासो है इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में जो है कुछ संदेह है, मतभेद है विद्वानों में। तो इसे किसने प्रामाणिक माना है, इसे किसने अप्रामाणिक माना है, ये हम देख लेते हैं। इनके नाम पूछे जाते हैं, किसने इसे प्रामाणिक माना है। तो प्रामाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड हैं। इन्होंने इस पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। अर्ध प्रामाणिक किसने माना है, तो मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। मतलब आधा उसका जो अंश है वो प्रामाणिक है, आधा अप्रामाणिक है। तो ये याद रखना पड़ेगा हमको। कई बार जो है प्रामाणिक किसने माना है, अप्रामाणिक किसने माना है पूछा जाता है। इसमें जो अप्रामाणिक मानने वाले हैं उसमें रामचंद्र शुक्ल हैं। ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को कैसा माना है, तो इन्होंने अप्रामाणिक माना है। बूलर भी पूछे गए हैं। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुरारी दान, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास, इन्होंने इस पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना है। और बाकी जो रासो ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त इसमें बीसल देव रासो एक रचना है जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल। इसकी रचना 1212 ईस्वी में हुई है। इसमें 4 खंड हैं। शुक्ल जी ने इसे वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ माना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये बीसल देव रासो में मिलता है। अगला जो रचना है वो है परमाल रासो। परमाल रासो जो है वो जगनिक की रचना है जो 1230 ईस्वी में रची गई। इसमें महोबा के राजा परमाल देव या परमर्दी देव के सामंत आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन 1865 में आल्हखंड नाम से कराया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन कराया और किस नाम से कराया, तो आल्हखंड नाम से कराया। इसकी जो प्रति हैं वो पूर्णतः प्रामाणिक नहीं मानी गई हैं। आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगली रचना है खुमार रासो। इसके रचनाकार हैं दलपति विजय जो 9वीं शताब्दी की रचना है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। यह वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। अगले जो रचना है वो है जयचंद प्रकाश। इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। 1224 ईस्वी में इसकी रचना हुई और इसमें जयचंद की स्तुति है। वही पृथ्वीराज और जयचंद वाले जयचंद की स्तुति इस रचना में जयचंद प्रकाश में की गई है। जो अगली रचना है वो है जय मयंक जसचंद्र का।
यह जो रचना है उसके रचनाकार हैं मधुकर भट्ट, जिसकी रचना 1243 ईस्वी में हुई। यह भी जयचंद के प्रशंसा में लिखा गया काव्य संग्रह है। इसके कवि ही केवल पूछे जाते हैं, जयमयंक जसचंद्रिका के कवि हैं मधुकर भट्ट। हमीर रासो जो है वो सारंगधर की रचना है। यह अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। हमीर रासो नाम के कम से कम 3 काव्य मिलते हैं, जिनकी भाषा, रचयिता और काल अलग अलग हैं। ये जो हमीर रासो हैं, इसके 3 काव्य इस नाम से मिलते हैं। प्राकृत पैंगलम में हमीर की प्रशस्ति में कई छंद दिए हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने अनुमान लगाया है कि वे पद सारंगधर के हमीर रासों से ही लिए गए हैं। इस हमीर रासों की कोई भी मूल प्रति नहीं मिलती है। विजयपाल रासो अगली रचना है। नल्ल सिंह इसके रचनाकार हैं। ये एक वीर गाथा काव्य है। इसकी भाषा पिंगल है। तो पहले हम देख लेते हैं डिंगल और पिंगल क्या है। जो डिंगल भाषा है वो राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा के योग से डिंगल बनती है। अपभ्रंश, सॉरी लिखने में दिक्कत हो रही है। तो अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से डिंगल बनती है, और राजस्थानी और जो ब्रज भाषा है उसके योग से पिंगल भाषा बनती है। तो राजस्थानी ब्रज से पिंगल और राजस्थानी अपभ्रंश के योग से डिंगल भाषा बनती है। अगला जो रचना है वो है रणमल छंद। ये श्रीधर द्वारा 1454 में डिंगल भाषा में लिखी गई है। यह 70 छंदों की एक वीर रस प्रधान रचना है। एक रचना जो हमारी आदिकालीन साहित्य में है वो है राहुल वेल, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि हिंदी की चंपू परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है। तो यह है राहुल वेल, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। इसमें एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, नखशिख वर्णन की जो परंपरा है उसकी प्रथम रचना राहुल वेल है। किस रचना में सबसे पहले नखशिख वर्णन मिलता है, या हिंदी चंपू काव्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है। तो दोनों का आंसर है राहुल वेल। आगे जो साहित्य है उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।